पहले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहले क्वेश्चन में इसमें देखो, हर एक क्वेश्चन में आपको बार बार ये करना, अगर कभी भी आर ए आर बी पूछा है ना आपसे, दो चीजें हैं, कुल मिला जुला के कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल। अभी फिलहाल यहां 3 हो गए होंगे, लिए 3, पहले वाले क्वेश्चन में 3 वेरिएबल लिए या 2 लिए, पहले बताओ। सिर्फ 2 लिए, काम नहीं चलेगा। कैसे चल जाएगा बताओ, ये बताओ, ये वाला 500 और ये वाला 800 न्यूटन को ध्यान में नहीं रख रहे हो। कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सारे के सारे फोर्सेस वर्टिकल थे, तो मैंने बताया था कि रोलर सपोर्ट से भी काम चल जाएगा, हिंज सपोर्ट से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों फोर्सेस कैसे नहीं हो, सारे फोर्सेस अगर वर्टिकल नहीं होंगे, उनमें कुछ हॉरिजॉन्टल भी होंगे और कुछ वर्टिकल भी होंगे, तो फिर उसमें नहीं काम चलेगा। समझ में आ रही बात ना? तब हमें हिंज सपोर्ट पर दोनों लेना पड़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन भी लेना पड़ेगा और वर्टिकल वाला रिएक्शन भी लेना पड़ेगा, दोनों लेने पड़ेंगे। हमने यहाँ खाली लिया हॉरिजॉन्टल वाला रिएक्शन, समझ ना? आपने कौन सा लिया? वर्टिकल लिया होगा, केवल आर ए और आर बी 2 लिए होंगे, तो आर ए एच कहाँ गया? इस 800 और इस 500। एक बात तो बताओ, ये 500 है, ये 800 है, तो ये रुकेगा कैसे? खुद सोचो, अनबैलेंस फोर्स नहीं हो गए भाई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक 500 और एक 800 अनबैलेंस नहीं हो गए, तो अनबैलेंस फोर्सेस से कैसे रुक सकती है गाड़ी? को रुकने का चांस ही नहीं बनता। तो हमें बस यही सबसे बड़ी कमी तुम लोग करके बैठे हो। देखो मैं कितनी देर से जो है ना वेट कर रहा हूँ, तुम लोग सही कर रहे होंगे, लेकिन कर नहीं रहे हो। ध्यान लगाओ, देखो सबसे पहली बात यहाँ देखो ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, लेकिन लिख, ये नोट कर रखा है क्वेश्चन, ठीक है? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, बाद में बताना, ठीक है? पहले क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक? देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया सबसे पहली बात कि भैया ए और बी इन 2 पॉइंट पर हम लोगों को क्या निकालना है? रिएक्शन निकालना है। आखिर रिएक्शन आ कहां से रहा है? ये रिएक्शन की जरूरत पड़ क्यों रही है? सपोर्ट कहां से मिले? हमने नीचे से सपोर्ट दे दिया और ये कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे कोई एक बक्सा है या कोई एक चीज है, कोई एक गाड़ी है, रैक किस शेप की? स्क्वायर शेप की। उस स्क्वायर शेप की इस गाड़ी के ऊपर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से? 100 न्यूटन, 300 न्यूटन, 200 न्यूटन, 800 न्यूटन और ये 500 न्यूटन। और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है ना? हर एक साइड कितनी है? 10 मीटर। और ये वाला जो फोर्स है वो मिड पॉइंट पे लग रहा है 5-5 मीटर पे। क्लियर रहती बात? अब मेन मुद्दा कल बताया था कि अगर ये सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, तो ये दोनों सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब दोनों रिएक्शन प्रोवाइड करता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ वर्टिकल फोर्स दे रखे हो, सिर्फ वर्टिकल फोर्स, तो फिर दिक्कत कुछ है नहीं, क्योंकि वर्टिकल फोर्स में क्या करना है? नीचे से 2 रिएक्शन दिखा देने हैं, आर ए और आर बी। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल होगा तो दोनों शो करने पड़ेंगे। तो मैंने इस वाले सपोर्ट पर यहां एक लगा दिया क्या? आर ए वी, और एक लगा दिया यहां पर क्या? आर ए एच। क्या मतलब हुआ इस बात का? आर ए एच का मतलब समझ रहे हो ना? आर ए एम एच मतलब ए पर लगने वाला हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और ये आर ए बी मतलब ए पर लगने वाला वर्टिकल रिएक्शन। और बी पर मैं यहां पर कर देता हूं, इसको हिंज हटा देता हूं, हिंज हटा के इसको रोलर ही कर देता हूं सीधे। तो यहां पर केवल कौन सा सपोर्ट मिलेगा बताओ? यहां केवल एक सपोर्ट मिलेगा, कौन सा? वर्टिकल सपोर्ट। उस वर्टिकल सपोर्ट को मैंने क्या मान लिया? आरबी। ये 2 सपोर्ट आपको मिल गए। अब 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल हो गए। 3 वेरिएबल कौन कौन से? 3 वेरिएबल, आर ए एच भी हमें नहीं पता है, आर ए वी भी हमें नहीं पता है, और आर बी भी हमें नहीं पता। तीनों में से कुछ नहीं पता, तो 3 इक्वेशन कैसे बनेगी? तो जाहिर सी बात है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो 2 शर्तें होती हैं। क्या? सिग्मा एफ इक्वल टू 0 एज वेल एज सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। यही बातें है ना? अगर कोई एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी, तो इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट मोमेंट भी 0 होगा। तो ये जो नेट फोर्स है इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया। बोलो, पहले भी करवा चुका हूं इसको, 2 हिस्सों में तोड़ाया था कि नहीं पहले कभी? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। क्या मतलब इस बात का? यानी किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब उस पर लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 होना चाहिए और वर्टिकल फोर्स भी 0 होना चाहिए। मतलब वर्टिकल का सम भी 0 होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल का सम भी 0 होना चाहिए। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब इस सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 को मैं कैसे लिखूंगा? आप ध्यान से देखो, ध्यान से। इस वाली साइड के फोर्सेस को पॉजिटिव, इस वाली साइड के फोर्सेस को नेगेटिव, ऊपर वाली साइड के फोर्सेस को पॉजिटिव, नीचे वाली साइड के फोर्सेस को नेगेटिव। मतलब जिनका एरो ये जैसे मैंने लिया ऐसे ही आपको लेना है। यानी कि कहने का मतलब है इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। सिंपल है। अब बताओ, पहली इक्वेशन बनाऊंगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 की। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब एक्स की डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं एक्स की डायरेक्शन में? 1, 2 और 1 3, बस 3 है। तो मैंने क्या बताया? इन वालों को कैसे लेंगे? पॉजिटिव, और इसको कैसे लेंगे? नेगेटिव। तो इक्वेशन क्या बनेगी? आर ए एच प्लस 500, वेरी गुड, आर ए एच प्लस 500 इज इक्वल टू 800। यहां से आर ए एच की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, कितनी? 800 माइनस 500, मतलब कितना आ गया बताओ? 300। तो ये 300 न्यूटन हो गया आर ए एच। बोलो, बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? आर ए एच की वैल्यू बिना टेंशन के ऐसे ही आ गई एक ही इक्वेशन से, ठीक है ना?
क्या मतलब हुआ खुद समझो भाई, उधर से 800 न्यूटन लग रहा है, आप ऐसे सोचो ना, उस पे उधर से उसको कोई धक्का दे रहा है, इस बक्से को कोई धक्का दे रहा है कितने फोर्स के साथ, 800 न्यूटन के साथ। उधर से किसी ने रोक रखा है कितने फोर्स के साथ, 500। अब 500 वाला रोक थोड़ी पाएगा इसको जब तक इसको कोई और इसके सपोर्ट में ना आ जाए। तो उसके सपोर्ट में कौन आ गया, RAH, मतलब इस सपोर्ट से मिलने वाला रिएक्शन RAH, दोनों मिलकर कितने के इक्वल होंगे, 800 के, तभी तो बैलेंस होगा। तो जाहिर सी बात है कि RAH कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन। इतने में कोई डाउट है नहीं। अब ये आपने नहीं किया था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरी क्वेश्चन आगे बिल्कुल वैसे ही है पुराने जैसा, RAV प्लस RB। बताओ ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहा है, RAV और RB, नीचे की ओर कितने लग रहे हैं, 3। अच्छा, इसका दो रास्ते हैं। अगर मैंने यहां लिख दिया सिग्मा FV या FY इज इक्वल टू 0, सिग्मा FY इज इक्वल टू 0 मतलब Y के अलोंग लगने वाले फोर्सेस का सम 0। तो ऊपर वाले फोर्सेस को पॉजिटिव, नीचे वालों को नेगेटिव। तो RAV को पॉजिटिव लिया, RB को पॉजिटिव लिया, लेकिन ये 100 कैसा लेंगे बोलो, नेगेटिव। माइनस का ये 300 और ये माइनस का 200। अभी मैं जो लिख रहा था ना इक्वल में, वो क्यों लिख रहा था, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये वाला स्टेप आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप जान ही रहे हो कि इसका मतलब नीचे की तरफ लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनको कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स। तो इसका मतलब ऊपर से लगने वाले फोर्स और नीचे से लगने वाले फोर्स अगर आपस में इक्वल होंगे तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लें, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लें, तो समझ लो बॉडी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ये दूसरी एक ही, अच्छा अब इसको पहली मान लो चाहे दूसरी मान लो, क्योंकि पहला वेरिएबल तो ऐसे ही निकल गया ना। RAV प्लस RB बराबर 100 300 कितना आ गया, बहुत बढ़िया, 600 न्यूटन। इसको हम पहली बना लेते, छोड़ो वो तो ऑलरेडी निकल गया। अब दूसरी इक्वेशन बताओ कैसे निकलेगी, सिग्मा MA इक्वल टू 0, A के अबाउट लगने वाले सभी फोर्सेस का मोमेंट क्या होना चाहिए, 0। क्या केवल A के अबाउट 0 होगा, B के अबाउट 0 नहीं होगा, हर एक पॉइंट के अबाउट। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हर एक पॉइंट के अबाउट 0 होगा, मतलब वो कहीं से भी घूम नहीं रही होगी। अगर कहीं से भी घूम गई, अगर ये टेबल कहीं से भी घूम जाए तो फिर कोई चांस नहीं बनता कि हम कह देंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। बात को समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी सिग्मा MA इक्वल टू 0, और सिग्मा MA इक्वल टू 0 में मैं अब इक्वेशन लगाऊंगा। अच्छा एक और बात बताता हूं, हमेशा उस पॉइंट को चुनना चाहिए, ज्यादा बेहतर होता है। मोमेंट निकालते समय हमेशा उस पॉइंट को चुनना चाहिए जिस पॉइंट पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहे हो, जिस फोर्स पर मैक्सिमम फोर्स लग रहे हो। कोई रीजन बताएगा मुझे, हाँ, जिस पॉइंट पे अबाउट मोमेंट निकालते हैं उस पर लगने वाले या उससे पास होने वाले सभी फोर्सेस का मोमेंट 0 होता है। तो इसका मतलब अगर मैंने वो पॉइंट चुना जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो ज्यादातर का तो फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा, खुद ही 0 हो जाएगा। अब ज्यादातर का जब 0 हो जाएगा तो टेंशन खत्म, कम से कम वो फोर्स तो कम हो जाएंगे। हालांकि कोई जरूरी नहीं है ऐसा, मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं कि मान लो कि जिस पॉइंट पर ज्यादा फोर्स लग रहे हो उस वाले पॉइंट पर हम लोग क्या कर लेंगे, उस वाले पॉइंट पर मोमेंट ले लेंगे। उससे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस का जो रिजल्ट मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो आपको कम से कम फोर्सेस का मोमेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो सबसे पहली बात, अब देखो यहाँ जो जल्दी से मैं A के अबाउट निकाल रहा हूं, बताओ कितने फोर्स का मोमेंट A के अबाउट 0 हो जाएगा, 1 2 3 बस। और कोई है, ध्यान से देखो, 1 2 और ये 3। कैसे, ये दोनों तो उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो वाला ऊपर से नीचे बढ़ाने पर इसी पॉइंट से पास होगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं उस पर लगने वाले या उससे पास होने वाले सभी फोर्सेस का मोमेंट 0 होता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब बस इन 3 को छोड़ दो, बाकी सबका ले लो। 500 का बताएगा कोई मुझे, पहले तो बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, श्योर हो, बहुत अच्छे। फोर्स की डायरेक्शन में पेन की निब को रखेंगे, पॉइंट नीचे पड़ रहा है तो इसका मतलब कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ये हमने पहले ही मान लिया कि मान लो ये क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लूंगा और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूंगा। तो इसका मतलब है कि इस 500 का कितना हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि आ जाएगा 500 इंटू डिस्टेंस बताओ, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ, बहुत अच्छे 10, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ो। इस वाले 100 का बताओ, 0 हो गया। इस वाले 300 का बताओ, पहले बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कैसे क्लॉकवाइज, ये 300 नीचे की ओर लग रहा है, ये पॉइंट A है तो इसकी तरफ घुमा देंगे, क्या आ जाएगा, यानी ये पॉइंट। अब ये जब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहां पहुंचेगा, इसका मतलब ये कितना होगा, 5 ही होगा। तो प्लस का 300 इंटू कितना, 5 हो जाएगा। 300 इंटू 5, बात समझ में आ रही है। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, 200 वाले का बताओ। अगले वाले 200 इंटू 10, 200 इंटू 10। बोले इतने में कोई डाउट हो तो, बहुत बढ़िया। ये भी क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज है, लेकिन ये वाला बताओ कैसा है, श्योर हो, एंटी क्लॉकवाइज। ये रहा फोर्स की डायरेक्शन में पेन की निब को रखा, पॉइंट चूंकि नीचे पड़ रहा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे है, तो पॉइंट की ओर घुमा दिया, बोलो कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे, माइनस का 800 इंटू 10, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बताओ जल्दी से आरबी वाले का, बताओ जल्दी से आरबी वाले का, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, माइनस का आरबी इंटू डिस्टेंस बताओ 10, आरबी इंटू 10 बराबर कितना 0। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आरबी मिल जाएगा, बोलो ध्यान लगाओ जल्दी से, क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आरबी मिल जाएगा, तो आरबी मिल गया तो आर ए वी प्लस आरबी वाले में इक्वेशन में यहां रख देंगे आरबी की वैल्यू, क्या निकल आएगा, आर ए वी निकल आएगा। जल्दी नोट करिए, ठीक है ना, जितनी जल्दी हो सके। ये होगा 500 प्लस 1500 प्लस ये हो जाएगा आपका 2000, नोट करिए, माइनस का 8000 माइनस का 10 आरबी बराबर 0, ठीक है। देखो इधर ध्यान लगाओ, अब देखो 15 5 2000 2000 4000, 4000 में से 8000 गया, माइनस का 4000 माइनस का 10 आरबी और माइनस का 4000 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10 आरबी बराबर कितना 4000, आरबी बराबर कितना आ गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो मैं कुछ सामने वाले ही है, ये 5000 होगा ना, ये देखो यहाँ 5000 होगा, 5000 प्लस 1500 प्लस 2000, 5 2 7 और 1 8 8.5, 8.5 में से 8000 गया, कितना बचेगा 500 बचेगा सिर्फ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। देखो ये देखो ना, ये सब मिला जुला के कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है भाई, ये 8500 हो रहा है, और ये हो गया माइनस का 8000 और माइनस का 10 आरबी, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 10 आरबी, 500 माइनस 10 आरबी इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 500 इक्वल टू 10 आरबी, आरबी इक्वल टू बताओ कितना जाएगा बच्चों, 500 अपॉन 10 कट के कितना आ गया बताओ 50 न्यूटन, बस इतना कम, अरे वाह बहुत कम पड़ रहा है इस पे तो, है ना, ये आया क्या, ध्यान दे लो, एक बार जल्दी चेक भी करते जाना, ठीक है ना, नोट करते करते चेक भी करना कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो रही है। देखिए आरबी की वैल्यू 50 आ गई, आरबी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आर ए वी कितना हो जाएगा, आर ए वी प्लस आर बी बराबर मेरा कितना था 600, तो यहाँ पर आर ए वी प्लस आर बी की वैल्यू यहाँ रख दी 50 बराबर 600। अब यहाँ से आर ए वी आ जाएगा कितना 600 माइनस 50 मतलब कितना 550, 550 न्यूटन, क्या तीनों मिल गए, चलो नोट करो जल्दी से जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना, फ्रेम से बाहर लग रहा है, अरे यार चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, सब चीज़ें बिगड़ेंगी तो अभी, है ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, है ना, यहाँ तक तो आ रहा है ना, इसको दोबारा यहीं लिखते हैं नीचे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, यही तो होता है, यही करना चाहिए भाई, चीज़ों से भागना नहीं है, डरना नहीं होता। देखो क्या हो जाएगा 500 माइनस 10 आरबी बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 500 बराबर 10 आरबी, तो यहाँ से आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन, आरबी 50 आ गया तो यहाँ रख दो, यहाँ आ जाएगा ये आर ए वी प्लस आर बी बराबर कितना 600, तो यहाँ से आपका आर ए वी आ जाएगा कितना, तो ये आर ए वी आ जाएगा भाई आपका 550 न्यूटन, ओके चलिए नोट कर जल्दी से, ठीक है ना, तेजी साथ ऑन करो, हाँ बच्चे, हाँ अगर हिंज होता, हाँ ठीक, हाँ एक और बता, अभी बता रहे हैं, ठीक है ना, देखो सुनो मेरी बात सुनो, अगर इसकी जगह पर रोलर के बजाय हिंज होता, मैंने बाद में रोलर कर दिया जानबूझ के, क्यों किया, ताकि एक ही तरफ से हमें हिंज मिले, मतलब एक तरफ से सपोर्ट मिले बस आर ए एच, ठीक है, लेकिन अगर दोनों तरफ सपोर्ट होता कैसा हिंज, तो यहां भी लेते आर बी एच आर बी वी, जो भी करना होता वो अपने आप आता बैलेंस होकर के, कैसे करते हैं फिर हम, फिर क्या करते, वैसे एक बात समझ में आती है कि हम कहेंगे भाई एक ही तरफ से रिएक्शन मिल जाए, साफ समझ में आ रहा है, जिस तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है उधर तो रिएक्शन की जरूरत नहीं है भाई, समझ रहे हो ना भाई, इधर से 800 न्यूटन लग रहा है और उधर से लग रहा है 500 न्यूटन, तो सपोर्ट की जरूरत किसको है, उस वाले को, तो हम इसीलिए उधर लगाए हैं। अगर इधर हिंज होता, अच्छा इसको एक बात और समझो फिर, अगर मान लो ये अभी रोलर है और उधर ज्यादा लग रहा होता, वो हिंज है लेकिन ये रोलर है और उधर ज्यादा लग रहा होता ज्यादा, तो तब क्या करते, तब भी हम आर ए एच उसी पे लगाते, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं दे पाएगा, क्लियर है। हाँ अगर ये हिंज होता और उधर ज्यादा लग रहा होता तो फिर इधर से लगता आर बी वी, मेरी बात आर बी एच, सॉरी समझ गए ना, पकड़ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, पक्का ठीक, मतलब कहने का ये है कि पहले तो आप ये दिमाग में बैठा लो, डिसाइड कर लो कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा वाला फोर्स ज्यादा है, जो ज्यादा है उसके अगेंस्ट में लगा दो,
क्योंकि दोनों तरफ होगा तो फिर 4 वेरिएबल हो जाएंगे। नहीं, क्वेश्चन लगा के देता, हमें खुद डिसाइड करना है भाई। एक बार बताओ मैंने क्या लिखा था, बस मैंने बोला था फाइंड, ये मैं ऐसे भी नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर में लिख करके, जैसे मैंने लिख दिया, कहीं लिखा था ना कि आर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आर बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में कि क्वेश्चन कहेगा कि भाई फाइंड रिएक्शंस एट द सपोर्ट, बस इतना बोलेगा कि एज शोन इन फिगर देयर आर वेरियस फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ए बी सी डी, ऐसा करके नाम दे देगा इनके, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, उसके ऊपर क्या लग रहे हैं, उसके ऊपर ये कुछ फोर्सेस मैंने अप्लाई कर दिए हैं, बताओ कि जहां जहां सपोर्ट है वहां वहां रिएक्शन कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन आएगा। नहीं समझे? तो क्वेश्चन में हमें खुद डिसाइड करना है कि कहाँ आर ए एच लेना है, कहाँ आर बी लेना है, ये कोई जरूरी थोड़ी बी भी ना होता है, ये कोई अलग अलग हो सकता है, कुछ भी पॉइंट हो सकता था, ठीक है ना, समझ गए? ठीक है, नोट करो। सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड हुआ किसी का? ये भाई बात ना करो, ये अगर आज ये कर लोगे ना, फिर कह रहा हूं इसको जल्दी से कर लो, तो फिर लैडर फ्रिक्शन मैंने एक रोका हुआ आपको बताया था, याद होगा? याद है, मैंने बोला था कि जब हम रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, याद है? याद है, तो ये कहा था मैंने, ठीक है ना। तो आज अगर ये आपने ध्यान दे लिया तो लैडर फ्रिक्शन को समझेंगे इसके तुरंत बाद, ठीक है ना। ये हो जाए, एक और क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद लैडर फ्रिक्शन को ध्यान देंगे, ठीक है ना। लैडर फ्रिक्शन वाली भी, हाँ तुम सारी देखे हो, इसका मतलब है ना। हाँ, वो मेरी लाइफ की सबसे पहली वीडियो थी वो, ठीक है ना, मेरी लाइफ की सबसे पहली वीडियो है वो, ठीक है ना, लैडर फ्रिक्शन वाली, हाँ कोट पहन के, ठीक है ना। ठीक, चलो दोबारा फिर वहीं से शुरुआत हो रही है, देखो अब काफ़ी दिन बाद। बच्चे समझ में आ गया तुम्हें? अभिलाषा हो गया? आर ए क्यों लगा? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैंने पहली बात मैंने आर ए आर बी पूछा था आपसे, आर ए आर बी पूछा था, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आर ए आर बी पूछा था, फिर मैंने आर ए एच आर ए बी क्यों निकाला, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं निकालता तो फिर क्या निकालता? किसकी जरूरत नहीं है? क्या बात कर रहे हो बच्चे, 300 न्यूटन का है, 300 न्यूटन अच्छा खासा रिएक्शन मिल रहा है, अगर ये नहीं लगाओगे तो तुमसे सवाल कोई क्या करेगा, नहीं समझ रही हो। आर ए वी और आर बी ये किसको सपोर्ट दे रहे हैं? ये दे रहे हैं सिर्फ इन 3 को सपोर्ट, इनका काम केवल वर्टिकल वालों को सपोर्ट देना है। क्लियर, बात समझ में आ गई? लेकिन बच्चे ये जो यहाँ 500 लग रहा है और ये 800 लग रहा है, इनका रिजल्ट कितना आ रहा है? 300। अब वो 300 किधर की ओर लग रहा है? इधर मेरी तरफ लग रहा है। उस 300 को कौन रोकेगा? अगर इसको बैलेंस रखनी है तो 300 को रोकना पड़ेगा ना। अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो 300 के अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा ना। वो कौन लगाएगा? वो ये सपोर्ट लगाएगा। जब इसको कोई धक्का देगा तो ये यहां से क्या है, इसके साथ हिंज है। हिंज का मतलब बंधी हुई है, वेल्ड है इसके साथ, समझ गए ना, चिपकी हुई है। पकड़ में आ रही बात? पहले उसको समझो, आर ए एच और आर बी क्यों निकाल रहे हैं। अभी आर ए पूछा था, वो बाद में बात करूंगा कि मैंने आर ए पूछा था और आर बी पूछा था, लेकिन पहले मेरी बात ये समझो कि आर ए एच निकालना जरूरी क्यों है। ये लड़के बात नहीं भाई, बात नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, आर ए एच जरूरी क्यों है, समझ में आ रही बात ना? ठीक, वो क्लियर हो गया क्यों निकालना पड़ा। क्योंकि इसका कैसे जवाब दोगे कि इन दोनों का जो अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं, इनको बैलेंस करने के लिए कौन है? तो हम बोलेंगे यहां से कोई लगेगा। क्लियर, और तो कोई है नहीं रास्ते में, यही बस एक पिलर मैंने बांध रखा है इसके साथ। अब जब इसको कोई धक्का देगा ऐसे तो कौन रोकेगा इसको? जहां से बंधा हुआ है वही रोकेगा। क्लियर, ठीक। अब आ जाओ, मैंने पूछा था तुमसे आर ए और आर बी, आर ए एच, आर ए वी और आर बी नहीं पूछा था, समझ गए। लेकिन बिना आर ए एच, बिना आर ए वी निकाले आर ए नहीं निकलेगा। नहीं समझे? बोलो क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पर सही मायनों में 2 रिएक्शन लग रहे हैं। कौन कौन से 2? एक आर ए वी और एक आर ए एच लग रहे हैं। आर ए क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। अभी नहीं निकाला मैंने, वो निकालूंगा मैं। आर ए एच और आर ए वी निकाल के बैठ गया हूं, अब इसका रिजल्टेंट भी निकालूंगा, तब आर ए मिलेगा। समझ गए? देखो यहां मिलेगा आर ए, ये होगा आर ए सही मायनों में। अब की बार ऐसे नहीं लगेगा आर ए, जो मैंने आर ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आर बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा रखा। अब बताओ ये कहां से फिर आ गया? ये ऐसी कोई एक सिचुएशन इससे पहले कभी आई क्या हमारी जिंदगी में? हाँ आई है। याद करो, जब मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा उस समय की वेलोसिटी बताओ। तब उस समय तुम क्या निकाल के बता रहे थे मुझे? वी वाई। लेकिन वी वाई मैंने कहा था नहीं, वी वाई नहीं, वी एक्स भी होगी और वी वाई भी होगी, दोनों का रिजल्ट जो होता है वो भी होता है।
जब कोई प्रोजेक्टाइल जाता था ऐसे गिरता, ऐसे ऐसे नहीं गिरता, वर्टिकल थोड़ी गिरा था, ऐसे गिरा था, ऐसे टेढ़ा। तो ये है आपका Vx और ये है आपका Vy, Vx और Vy का रिजल्ट आ गया आपका V। कुछ बात समझ में आ रही है? पक्का? इसलिए बच्चे अभी मैंने RA नहीं निकाला, अभी RAV और RH निकाले, जरूरी है वो। मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कह रहे हो ना कि सर इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, या ये तो आपने पूछा ही नहीं था, फिर आपने इसको जबरदस्ती क्यों निकलवा दिया? नहीं, उसको पूछ रखा है मैंने, इनडायरेक्टली पूछ रखा है। RA तब तक नहीं मिलेगा जब तक RH RA भी नहीं मिलेगा। क्लियर? नया क्वेश्चन, हर दिन नया क्वेश्चन होता है भाई। कल कुछ और थे क्वेश्चन, आज कुछ और हो गए, बदल गया ना क्वेश्चन आज। ठीक है, कल तक हॉरिजॉन्टल वाला नहीं लिया था, कल तक मैंने जितने क्वेश्चन कराने में सिर्फ वर्टिकल सपोर्ट था और वर्टिकल रिएक्शन से ही काम चल जा रहा था। अब देखो यहां दिमाग लगाओ, तो RA कितना आएगा, बोलो कोई बताएगा? RAH और RA भी दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो दो परपेंडिकुलर फोर्सेज लगेगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? अंडर रूट RAH का स्क्वायर प्लस RAV का स्क्वायर। नहीं समझे? RAH का स्क्वायर प्लस RAV का स्क्वायर। बस इसको जो आपके पास RAH आया है कहाँ है, ये 300, और जो RAV आया है ये, इसके स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब RA मिलेगा। अब बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी करो, वहां तक तो आ रहा है ना, वहां तक आ रहा है, देखो। हाँ ठीक है, बहुत छोटा हो गया बोर्ड मेरा, है ना। हाँ बच्चे, उसके अपोजिट में लगाएंगे। अगर तुमने इधर लगा भी दिया ना तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि RB 0 होगा अपने आप ही, क्योंकि ज्यादा वाले की तरफ से रिएक्शन क्यों मिलेगा भाई? तुम पहले ही से जो है ना उधर से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, तो उसको क्यों रोकेगा? उधर से कोई रोकेगा? अच्छा अब एक और बात है, हाँ मैंने अभी 2 महीने पहले बताया ना, देखो हे बच्चे मेरे प्यारे, मेरे लाडलो, मान जाओ कल जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ लो, ज्यादा फायदा होगा। ये इतना, अभी कुछ दिन पहले तक 12th क्लास वाले बच्चों से बात हो रही थी, मैं एक दिन ऐसी बात करने लगा, उन्होंने बता रहा था कि भाई 11th वाले वो मतलब वही बल्कि पूछते रहते हैं कि भैया ये लोग का इनका पूरा नहीं होता है क्या? ये लोग जो है ना जाते जाते भी परेशान किया रखते हैं, जाते जाते भी ये लोग पूछा करते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने इनको बताया था कि नहीं, ये थोड़े क्यूरियस बच्चे हैं, थोड़ा अच्छे स्टूडेंट हैं, अब की बात जानने की जिज्ञासा थोड़ी ज़्यादा है। ठीक, अब वो चक्कर में वो कह रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं, रोटेशन मोशन हो गया क्या? मजाक नहीं कर रहा, यही सवाल था, ठीक है ना, एक अच्छे स्टूडेंट का 12th क्लास के, भैया रोटेशन मोशन हो गया? मैं नहीं अभी नहीं हुआ, होने सेंटर ऑफ मास शुरू हुआ है अभी, तब की बातें थी जब शुरू हुआ था सेंटर ऑफ मास। तो सब पूछा रोटेशन मोशन हो गया क्या? तो मैंने कहा नहीं रोटेशन मोशन नहीं हुआ। ठीक है सर, इनकी क्यूरियोसिटी जितनी है वो भी और ख़त्म हो जाएगी और दब जाएगी अभी, है ना। ये इतना आसान नहीं है जितना आप इसको हल्के में ले रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। आप खुद सोचो ना, रोज रोज आपको नई कुछ जानने को मिल रहा है ना। कल कुछ और था, फिर कह रहा हूँ कल कोई और क्वेश्चन था, आज कोई और क्वेश्चन है। क्वेश्चन बदलते ही भाई मामला बदल जाता है, बार बार कह रहा हूँ, और बिल्कुल सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। अब नया क्वेश्चन करते हैं, देखो। अब फिर तो मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत काम का क्वेश्चन मैंने रोका हुआ था एक फ्रिक्शन चैप्टर में, उसको भी करेंगे। हालांकि मैंने उसका आधा पार्ट कल ही करा दिया था। तुम्हें पता है वो जो मैंने कल बनाया था वहाँ डायग्राम, वो जो साइड में कल डायग्राम बनाया था वो किसका था? लैडर का ही तो डायग्राम था वो, नहीं यार, जिसमें ऐसे 800-600 न्यूटन लो लटका रखे थे फोर्स, और क्या लैडर वाला ही तो था। अभी बनवाएंगे, देखो अभी दिमाग लगा दो बस, तुम थोड़ी देर शांति के साथ समझने की कोशिश करो पहले, लेकिन ठीक है। चलो जरा एक बार दूसरा क्वेश्चन बताओ पहले। देखो अगर बात करोगे तो नहीं समझ में आएगी चीजें, ठीक है ना। 1 मिनट बता दो बस मुझे, यहां क्या था? एक हिंज सपोर्ट, और यहां पर क्या लगा हुआ है? एक रोलर सपोर्ट। चलो इसको मैंने रोलर कर दिया, समझ गए। अब बताओ मुझे क्या होगा, यहां पर कितना फोर्स था बताओ, बोल दो एक बार जल्दी से। 100 न्यूटन। यहां कितना था? यहां कितना? एक बार दिखा दो डायरेक्ट, है ना, दिखाओ डायग्राम दिखाओ। अच्छा थोड़ा दूरी पे था, है ना, थोड़ा दूरी पे था। सुनो यहाँ कोई 100 न्यूटन नहीं था, यहाँ देखो यहाँ पर है 100 न्यूटन। भाई बात ना करो बच्चे, ठीक है ना। ये यहाँ पर कितना है? 100 न्यूटन। यहाँ पर कितना था? ये 100 न्यूटन। अच्छा मैं ये 100 न्यूटन ही क्यों लेता हूँ? क्या मुझे कुछ ज़्यादा प्यार है इनसे? हाँ आसान हो जाता है सिर्फ, यहाँ कॉन्सेप्ट समझाना मकसद होता है भाई। अब वहाँ पे पेपर में जो आएगा ना, कोई ज़रूरी नहीं कि 100 ही आएगा, 50 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है, ठीक है ना। हाँ कंपटीशन में कैलकुलेशन आसान आती है, इससे भी आसान आएगा। ये जो एंगल वैंगल भी आएंगे बहुत सीधे साधे से आते हैं, मतलब घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है, क्या बात कर।
अब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर से मतलब नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन है। अब कल मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, कल वाले क्वेश्चन से ये हट के हैं क्वेश्चन, ठीक है। कल हम केवल आर ए और आर बी निकाल रहे थे, जिसमें दो ही फोर्स लग रहे थे बस, मतलब दो ही तरीके से फोर्स लग रहे थे, या तो ऊपर से नीचे की ओर या तो नीचे से ऊपर की ओर, मतलब केवल वर्टिकल फोर्सेस की बात हो रही थी कल की क्लास में। लेकिन आज हम लोगों ने ऐसे फोर्सेस भी ले लिए जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी अपना असर दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रही ना। अब देखो सबसे पहले आप मुझे खुद सोचकर बताओ, इसमें कितने फोर्स प्योरली हॉरिजॉन्टल हैं? एक भी नहीं। क्या बातें करते यार, मैंने बोला कितने फोर्स प्योरली हॉरिजॉन्टल हैं? एक भी नहीं। कितने फोर्स प्योरली वर्टिकल है? दो। वेरी गुड। कौन कौन? 100 और 100। क्लियर। लेकिन कितने इंक्लाइंड हैं? दो। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर कभी भी आप ऐसी सिचुएशन देखें कि कुछ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ वर्टिकल हैं और कुछ इंक्लाइंड हैं, तो फिर हमारा सबसे पहला मकसद होना चाहिए इंक्लाइंड वालों को तोड़ ताड़ के सीधा कर लो। सीधा करना मतलब सिंपल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर लो। बात समझ में आ रही ना। यानी कि इसमें जो ये दो फोर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। 100 के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा 100 cos 60, एक होगा 100 sin 60। बताओ 100 cos 60 की डायरेक्शन क्या होगी? वेरी गुड। क्लियर है ना, एसी की तरफ। तो ये 100 आपका 100 cos 60। देखो इसको पहले से पता था कि भैया भी पूछेंगे ये क्वेश्चन। 100 cos 60, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा बताओ? 100 sin 60। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ ये वाला कितना हो जाएगा? 100 cos 60। और ये कितना हो जाएगा? 100 sin 60। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। क्लियर। अब मेरे पास कितने फोर्स हो गए टोटल? अभी बताओ गिनके। 6 या 8? गिनती करो। 6 या 8? श्योर हो? सोच लो। हाँ 8 लग रहे हैं। हाँ 8 नहीं है, 6 ही हैं। वो जो 2 थे उनके 4 हो गए भाई, समझ गए ना। बस इसने कहा भैया देखो ना, हम 2 हमारे 2 करके यहाँ 4 हो गए। नहीं समझे? नहीं समझे। ये यहाँ 2 है ना, 2 से 4 कैसे हुए? 1 के 2 1 के 2 करके मतलब कितने हो गए? 4। ठीक है। अब लेकिन उन 2 का कोई महत्व नहीं रह गया। जब आपने उनको ब्रेक कर लिया तो उनका कोई महत्व नहीं रह गया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई, उनको हटा दो। इसलिए 6 ही गिनेंगे, अब 8 नहीं गिनेंगे। क्लियर है? ओके। अब बताओ मुझे पहली बात, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? 100 के 100% पड़ेगी भैया। क्यों पड़ेगी? क्योंकि अगर मैं यहां भी रोलर लगा देता तो ये वाला 100 cos 60 और ये वाला 100 cos 60, इसको किसी भी कीमत पे यहां रखा रहने देता। इस प्लेटफॉर्म को या इस रॉड को यहां रखे ना रहने देता, बोलता खिसक जाओ आगे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इधर से लग रहे हैं, उधर कोई रोकने वाला है ही नहीं। अगर उधर कोई रोकने वाला नहीं होगा तो भाई रुकेगा क्यों फिर? ये जब अनबैलेंस फोर्स अगर बॉडी पे लगा तो न्यूटन ने कहा था किसी कीमत पे बॉडी रुक नहीं सकती। अगर रेस्ट में मोशन में आ जाएगी, मोशन में रेस्ट में भी आ सकती है। समझ में आ रही बात ना। तो कहने का सीधा मतलब है कि इसको रोकने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल में सपोर्ट चाहिए ही होगा। इसलिए ए वाले पर जब भी आप देख रहे हो जहां रोलर हो बस वहां नहीं मिलेगा। जनरली रोलर वाला केस आपके यहाँ आएगा भी नहीं, और आएगा तो एक तरफ रोलर एक तरफ हिंज आएगा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा? ये यहां से मिल गया। अच्छा एक और बात है खास, अगर उधर से दोनों वही लग रहे थे उधर से ही और हिंज भी इधर होता तो तुम RAH कैसे लगाते? नहीं समझे मेरी बात, ध्यान सुनो। अगर हिंज सपोर्ट यहां ना होकर के यहां होता, यहां, और इधर रोलर होता, और वो दोनों फोर्स 100 cos 60 इधर ही लग रहे होते, तो जैसे अभी तो मैंने क्या लिया, ये लिया RAV की डायरेक्शन और ये ले ली RAH की डायरेक्शन। मेरी बात पकड़ में आ रही है? पक्का? मैं जानना चाह रहा हूं, अगर मान लो B की तरफ होता ये तो RBH की डायरेक्शन आप किधर लेते? तब हम उधर लेते। समझ गए ना? कारण क्योंकि हम जान गए दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं, दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए RB उधर चाहिए होगा। लेकिन नहीं भी लोगे तो वेक्टर क्वांटिटी में एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि अगर आपने डायरेक्शन सही एज्यूम नहीं भी की होगी ना, तो आंसर अपने आप आपको बता देगा कि आपने भैया गलत डायरेक्शन एज्यूम कर ली है। जैसे सपोज करिए कि आपने RB को भी ऐसे ले लिया, RBH ऐसे ले लिया होता, तो फिर हम जब इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते? माइनस का RBH माइनस का 100 cos 60 माइनस का 100 cos 60 इज इक्वल टू 0। वो RBH उधर जाके अपने आप ही माइनस में आ जाता। RBH का माइनस में आना ही बताता कि भैया आप इधर ना लेकर के डायरेक्शन आपको इधर लेनी चाहिए थी। बात समझ में आ रही ना? इसलिए ये झगड़ा खत्म आज के बाद से कि भैया मैं RAH यानी हॉरिजॉन्टल वाले की डायरेक्शन किधर लूं? हमेशा ही किधर लेना? जिधर सपोर्ट हो। ऐसे मतलब ऐसे, हमेशा ऐसे ही लेना। चाहे अब आंसर अपने आप बता देगा कि मैंने सही डायरेक्शन एज्यूम की है या नहीं की है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। पक्का? बहुत अच्छे। तो अब यहाँ RAH हो गया, यहाँ RAV हो गया। ये बताओ यहाँ क्या होगा? यहाँ ये RB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। हो गया।
अब बताओ सबसे पहली बात, पहली इक्वेशन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस का समेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इक्विलिब्रियम में तो 0 हो गया। अब बताओ ये वाला फोर्स क्या हो गया आपका? RH पॉजिटिव, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लूंगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लूंगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूंगा। ये मेरे अपने कन्वेंशन है, ये मेरा खुद का कन्वेंशन है। हर बुक में यही कन्वेंशन दिया होगा जरूरी नहीं है, समझ गए ना? आपको भी कोई जरूर नहीं यही लेना है, क्योंकि मोस्टली किताबों में या कहीं स्कूल वगैरह में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव दे रखा होता है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे बेहतर लगता है कि क्लॉकवाइज पहले बोला जाता है तो उसको पॉजिटिव ले लो, और एंटी क्लॉकवाइज बाद में बोला जाता है तो उसको नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, ठीक है ना? अब आ जाओ RAH की वैल्यू कैसे लूंगा बोलो? पॉजिटिव। इस वाले 100 cos 60 की नेगेटिव, तो माइनस का 100 cos 60, फिर एक और माइनस का 100 cos 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 0। तो ये सब मिला जुला कर आ जाएगा आपका RH बराबर, ये दोनों माइनस के उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस। ये हो जाएगा 200 cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 1/2। इससे इसको घटाएंगे कितना जाएगा? 100 न्यूटन। बोलो RH की वैल्यू 100 न्यूटन आ गई कि नहीं आ गई? बिना टेंशन के, ये पहली बार में ही मिल जाएगा आपको, समझ गए ना? इसकी चिंता नहीं करनी है, क्लियर? अब RAV की वैल्यू बताओ, है ना? मार्कर दे दो उसको, है ना? देखो RAV प्लस RB, दूसरी इक्वेशन बताओ कैसे लिखेंगे? सिग्मा FY इज इक्वल टू 0। Y की डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस का मोमेंट क्या होना चाहिए? सॉरी, सभी फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो सिग्मा FY बराबर 0 रखेंगे। अब FY में बताओ कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं आपको? एक दिख रहा है RAV, दिख रहा है? पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? बहुत बढ़िया। RAV माइनस का 100 माइनस का 100 माइनस का 100 साइन 60 माइनस का 100 साइन 60 और प्लस का RB बस इज इक्वल टू 0। इतने में कोई डाउट है क्या बताओ? पक्का? यहां से एक इक्वेशन बन गई क्या? देखो बन रही होगी, है ना? क्या बन रही होगी? RAV माइनस 200 और ये है माइनस का 200 साइन 60। बोलो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा कितना? यहां लिख दे रहा हूं, चलो ऊपर वाली यहां लिखता हूं। RAV प्लस RB बराबर माइनस 200, अच्छा यहां प्लस RB भी तो ना, RB बराबर 0, ठीक है? अब बताओ RAV प्लस RB बराबर, ये दोनों उधर चले गए, कितना हो गया? 200 प्लस 200 साइन 60, मतलब 200 इंटू √3/2। बोले इतने में कोई डाउट हो तो? ये सब कटने के बाद 100 √3 की वैल्यू कई बार बता चुका हूं, कितनी होती है बोलो? 86.6। 100 √3 की वैल्यू 86.6। हाँ, गलत नहीं करना है, क्योंकि ये लालच मैंने कई बार दे दिया आपको कि जब √3 आए ना तो 86.6 लिख दिया करो। कई बार ये लालच दे दिया पहले भी, लेकिन यहाँ लालच में नहीं है ना। 50 √3 होता तो होती, 86.6 का डबल ही तो होता है 173, समझ गए ना? अगर यहाँ होता 50 √3 तो 86.6 होता, लेकिन 100 √3 है तो √3 की वैल्यू 1.73 रख दो, 173 आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया आपका क्या? 200 प्लस 173 सब मिला जुला कर 373, बस 373। बताओ यहाँ में क्या लिखने जा रहा था? कोई बताएगा? 373 यहाँ में कुछ लिखने जा रहा था? नहीं, छोड़ो। क्या? हाँ, क्या लिख रहा था? कोई बोल रहा था ना अभी? केल्विन। हाँ, वो सही समझ रहा है। क्या लिखने जा रहा था मैं यहाँ? केल्विन। इतनी आदत पड़ी हुई है। 373 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही बात ना भाई? 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। इसकी आदत बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, केमिस्ट्री में खूब यूज़ होने वाला है 12th क्लास में, ठीक है ना? तो इसलिए इसकी इतनी आदत पड़ी है, 373 लिखता हूँ ना तुरंत आगे अपने आप याद बढ़ जाता है केल्विन लिखने के लिए, ठीक है ना? लेकिन वो लिखना नहीं है आप लोगों को, यहाँ न्यूटन है ये, ठीक है ना? फिलहाल न्यूटन है। चलो बात समझ में आ गई? ठीक। अब दूसरी इक्वेशन को बना के छोड़ दो, थर्ड बनाओ, ठीक है? एक वेरिएबल निकल चुका, 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन मिल गई, एक और बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक अबाउट मोमेंट लूंगा तो क्या निकलेगा? RB। अगर B के अबाउट मोमेंट लूंगा तो क्या निकलेगा? क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? जब A के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो ये 0 हो जा रहा है, उसकी वैल्यू निकल जा रही है। अगर B का अबाउट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो जिसका मन करे ले लो, लेकिन मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, जिसके अबाउट ज्यादा फोर्स लग रहा है वो ले लो। पहली बात, एक बात तो ये। दूसरी बात ये, इसमें बिना बात RAH का झमेला भी है, तो काहे चक्कर में पड़ना, इसी के अबाउट ले लेते हैं। और वैसे भी इधर ही आदत पड़ती है हमें, ज्यादातर आदत किधर रहती है? A के अबाउट ही मोमेंट निकालने में होती है आदत, ठीक है ना? तो सिग्मा MA इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो RAH का 0, RAV का 0। इसका बताओ 100 cos 60 का
100 cos 60 का मोमेंट बताओ जल्दी से, एक अबाउट 0। इस वाले 100 cos 60 का मोमेंट एक अबाउट, समझ में आ रहा है? पक्का, बहुत बढ़िया। तो 4 फोर्स का मोमेंट 0 हो गया, 2 का नहीं हुआ, 4 का 0 हो गया। बचे कितने अभी बोलो? अभी बचे मेरे पास 1 2 3 4 और एक ये 5। बोलो क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले इसका होता 100 वाले का 100 इंटू 2, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव ले लेंगे। फिर प्लस का ये वाला 100 इंटू 4 है ना, 100 फोर्स और फोर्स की एक्सिस से दूरी कितनी दी गई है? 2 मीटर। इसका मतलब 100 इंटू 2 और यहाँ 100 इंटू 4 और ये वाला 100 साइन 60 इंटू, बोलो 100 साइन 60 इंटू 6। फिर ये कितना हो जाएगा बताओ? प्लस का 100 साइन 60 इंटू 10 है क्या? बहुत बढ़िया। फिर ये बताओ माइनस का आर बी इंटू 10, बताओ ये 10 कैसे आ गया? भूमिका कहाँ है? भूमिका बताओ आर बी इंटू 10 कैसे आ गया? हाँ 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 वेरी गुड। आर एच मत बोलो, बोलो ए पॉइंट से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर बी की डिस्टेंस कितनी है टोटल? 2 2 4 2 6 और 4 10। क्लियर है ना? बस हो गया खत्म काम। अब बताओ इस पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल? सिर्फ एक वेरिएबल, एक वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल। कौन? आर बी। सॉल्व करोगे क्या निकल आएगा? आर बी। आर बी आ जाएगा, यहां रख दोगे आर ए भी आ जाएगा क्या? खत्म करो, ठीक है ना? अगर आर ए पूछा, फिर कह रहा हूं गलती मत करना, यहां तो छोड़ नहीं देना है। अगर आर ए पूछा है तो आर ए एच और आर ए बी का रिजल्ट जरूर निकालेंगे। समझ में आ रही बात ना? क्लियर है? अगर आर ए केवल कहा है आर ए, और अगर केवल ये लिखा है फाइंड ऑल द रिएक्शंस एट द सपोर्ट, फिर तीनों अलग अलग बताने हैं कि आर ए एच इतना होगा, आर ए बी इतना होगा, आर बी इतना होगा। अगर उसने लेकिन बोला कि नहीं ए पर टोटल रिएक्शन बताओ और बी पर टोटल रिएक्शन बताओ कितना होगा, तो ए का टोटल रिएक्शन आर ए एच और आर ए बी का रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ लगा करके रिजल्टेंट निकाल देंगे। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? श्योर? बहुत अच्छे, नोट कर लो जैसे तेजी के साथ, जितनी जल्दी हो सके नोट कर लो, ठीक है ना? आंसर तुम बताओ बच्चे कितना आया? आर बी कितना आ रहा है? चलो जो भी आ रहा है सही है, आगे बढ़ो, ठीक है ना? जो भी आ रहा होगा सही होगा, ठीक है ना? बुक में जब क्वेश्चन देंगे तो तब मिलाएंगे, ठीक है ना? बुक दिखा दो निखिल, बुक दे दो, बुक जल्दी नोट करो। ठीक, देखो अब फिर मैं वापस पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप सब लोगों को याद है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स नाम की कोई चीज बताई थी मैंने आप लोगों को? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसी को कहते हैं वेरिग्नान्स थ्योरम। वेरिग्नान्स थ्योरम, ठीक है ना? क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट? कि अगर कोई बॉडी वेरियस फोर्सेस लगने के बावजूद रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसके क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम इक्वल होता है। जब मैं ऐसे बोल रहा हूं तब बोलेंगे सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अदरवाइज क्या बोलेंगे? द टोटल मोमेंट या सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज इक्वल टू 0। समझ गए ना? ठीक है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, जरा ध्यान लगाओ। लैडर वाला कल करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि उसको उसमें बहुत समझाने में काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ेंगी उसमें। अभी फिलहाल आप सिर्फ ये कर लो, ठीक है ना? मिटा दो इसको। चलो ओलंपियाड का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना? मिटा दो इसको। अच्छा डायग्राम तो हटा दो ये। चलो देखो, देखो एक बढ़िया सा डायग्राम दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया ना तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे आराम से। देखो बात ना करो, बात नहीं, बस बार बार बोल रहा हूँ। चलिए मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइए, ठीक है ना? साथ साथ डायग्राम बनाइए। देखो यहाँ पर मुझसे तो नहीं बन पाएगी चिड़िया, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए एक चिड़िया, ठीक है ना? एक बर्ड का फोटो दिया हुआ है, ठीक है ना? और यहाँ पर जो है साइड में दिया हुआ है एक बी का फोटो, ठीक है ना? मधुमक्खी, ठीक है?
अच्छा नहीं मतलब कि नहीं, इस तरफ ये लटकाया गया है एक, क्या एक और रॉड लटका दी गई है। इस रॉड पे यहाँ क्या है देखिएगा, यहाँ एक तितली है, लेकिन अब मैं तितली नहीं बना पा रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ बस, ठीक है ना। ओके ठीक, यहाँ भी ये तितली है, यहाँ भी तितली है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है एक चिड़िया है, ठीक है ना। मतलब ये बढ़िया सा एक क्या है, जैसे घर के में शो पीस वगैरह ला के रख देते हैं ना, उसी टाइप का है। इसने कहा एन आर्टिस्ट, अब क्वेश्चन सुनिएगा, एन आर्टिस्ट कंस्ट्रक्ट ए बर्ड एंड बी, अच्छा बी है, एन आर्टिस्ट कंस्ट्रक्ट ए बर्ड एंड बी मोबाइल टॉय एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ये बताया यहाँ से कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। ये बताया गया है यहाँ से कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बार बार कह रहा हूँ। ये क्या यहाँ पे कितना है, ये 25, देखने में लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं है। ये कितना है, देखिए मेरा 25 बड़ा हो गया और 25 छोटा हो गया, 15 बड़ा हो गया, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। जो दिख रहा है, जो लिखा है वही समझना है, ठीक है। ये कितना है यहाँ 40 सेंटीमीटर, ये यहाँ कितना है, ये है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक। मासेस बस रह गए, क्या दिखाने की कोशिश की है पता है, एक ऐसा टॉय बना है जिसमें कि यहाँ पर एक ये ऊपर की तरफ एक बड़ी सी रॉड ले ली, उस रॉड पर यहाँ एक हुक लटकाया, उस हुक से हमने क्या किया, एक डंडी लटका दी, उस डंडी पे एक तरफ यहाँ बैठा दिया किसको, चिड़िया को, और एक तरफ फिर एक डंडी लटकाई, इस तरफ यहाँ इसके पास फिर डंडी लटकाई, और फिर यहाँ पर एक चिड़िया को, यहाँ 2 बी को, यहाँ पर 2 बी हैं। अब ये सब ना चक्कर में पड़ो, आप समझो यहाँ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक। बताओ M1 कितना दिया है यहाँ, M1 बराबर 0.1 kg, M2 बराबर यहाँ कितना दिया है, M2, अच्छा जी हमें नहीं पता है, मतलब M2 नहीं पता है, M3 नहीं पता है, M4 नहीं पता है, हमें यही सब पता करने हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा भाई, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अब ध्यान सुनो, इसने कहा इफ द बी ऑन द लोअर लेफ्ट, सुनो क्वेश्चन में क्या कहा, इफ द बी ऑन द लोअर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट मतलब ये यहाँ लोअर लेफ्ट, हैज ए मास M1 बराबर 0.1 किलोग्राम एंड ईच वर्टिकल सपोर्ट स्ट्रिंग हैज ए लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये जो वर्टिकल सपोर्ट वाली जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सियां हैं, ये भी बिल्कुल बराबर लंबाई की है, 30-30 सेंटीमीटर, लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं, उनसे कोई खास मतलब की जरूरत पड़ेगी नहीं। देख लेते हैं, वैसे बताया गया है कि ये जो रस्सी है ना, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, समझ गए ना। ओके, अब फिर क्या कहा, फाइंड द मास M2 ऑफ द अदर बी, यानी कि यहाँ पर एक बी है, उसका मास बताना है M2। कुल मिला जुलाकर फाइंड द मास M2, M3 एंड M4। द मासेस ऑफ द बार AB, LN, PR आर नेग्लेक्टेड। ये जो बार है ना, बार मतलब सरिये जो लटकाए गए हैं, इनके मास को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मुझे बताओ। अगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं पूरे को एक बार क्लैरिफाई करें, क्वेश्चन एक बार में समझना है। सिंपल ऐसी कोई सिचुएशन है और हमें यह कहा है कि ये सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस कंडीशन में ये जो टॉय है ना, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, एकदम बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब यह है कि ये वाली रॉड ऊपर नीचे ऐसे नहीं हो रही है, झुक नहीं रही है, ये सीधी है, ये वाली भी सीधी है, वो वाली भी सीधी है, तीनों हॉरिजॉन्टल हैं। इस पर यहां इधर की तरफ एक मास लटका है 0.1 kg का, यहां हमें पता करना है कितना होगा, यहां पता करना है कितना होगा, यहां पता करना है कितना होगा, यानी आपको M2, M3, M4 की वैल्यूज बतानी है। देखो कितने लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, बताओ। बात पकड़ में तो आ गई ना क्वेश्चन की बात, मेन मुद्दा क्वेश्चन समझ में आना ही है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको इससे पहले, वर्गनाइज थ्योरम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे रोटेट नहीं कर रही है, टिल्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब उस पर लगने वाला क्लॉकवाइज मोमेंट का सम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम इक्वल होता है। यही कह लो उस पर लगने वाले सभी मोमेंट का सम 0 होता है। तो आप पहले सबसे पहले चेक काम करो, मैं इसको नाम दे देता हूं AB, CD और EF। आप AB वाली रॉड की बात करिए, AB वाली रॉड के बारे में बात करते हैं। बताओ अगर AB वाली रॉड की बात करेंगे तो बताओ इस पे बच्चों कितने मोमेंट लग रहे हैं, 2 मोमेंट लगेंगे ना। कौन कौन से 2, एक तो ये 0.1 kg जो है ना, इसको आप बदल के कर लो कितना, 1 न्यूटन। बोलो कैसे आ गया 1 न्यूटन। और ये जो M2 है ये मास है, इसको भी आप कर लो वेट में बदल दो तो ये हो जाएगा क्या, M2G, G की वैल्यू 10 ले लेंगे। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो। अब बताओ ये वाला जो 1 न्यूटन है वो इसके अबाउट अगर घूमेगा, आप खुद सोचो कि अगर ये सरिया टिल्ट करेगा, मतलब ऐसे से ऊपर नीचे होगा, अनबैलेंस्ड होगा, तो कहां से होगा, जहां से लटका रखा वहां से होगा। तो यहां के अबाउट क्या होना चाहिए, मोमेंट 0। अगर बैलेंस रखना है तो यहां मोमेंट क्या होना चाहिए, बोलो 0 होना चाहिए ना।
बस हो गया काम। ठीक है, तो यहां मोमेंट जीरो होने का मतलब या तो आप सीधे एक काम कर लो, एक ही बार में सारे मोमेंट लिखो इक्वल टू जीरो कर दो, या फिर एक काम करो ना, ये वाला मोमेंट कैसा है बोलो, ये वाले का, इस वाले फोर्स का मोमेंट इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मोमेंट इसके अबाउट कैसा है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, तो बताओ पहले वाले का मोमेंट आएगा कितना 1 इंटू, एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना आएगा 1 इंटू 40 इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा m2g इंटू 20, बोलो बात समझ में आएगी नहीं, ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 200 m2, बोलो आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ से m2 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 40 अपॉन 200, मतलब कितना 1/5, 1/5 बोले तो कितना, बोलो ना भाई 1/5 मतलब कितना 0.2, क्या समझे, क्या समझे, ये वाला मास इस मास का बताओ बराबर है, नहीं क्या है, डबल है, जस्ट डबल है, और वैसे भी दिमाग में आना चाहिए था, बताओ क्यों, दिख रहा है सिंपल, जिसका मास दुगना उसकी डिस्टेंस आधी, और जिसका मास कम उसकी डिस्टेंस ज्यादा, कारण क्योंकि अगर मोमेंट, कल बताया था कि अगर मोमेंट बढ़ाना है तो दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो दूरी बढ़ा दो या तो फोर्स बढ़ा दो, जिधर फोर्स कम है उधर से दूरी ज्यादा है, और जिधर फोर्स ज्यादा है उधर से दूरी कम है, बात समझ में आ गई, इसका मतलब दोनों ने मिलकर के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मोमेंट कितने दिए, सेम दे दिए, दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब बैलेंस कर गए, कहानी खत्म, बोलो समझ में आ गई कि नहीं। अब बताओ कौन मुझे बताएगा m3 कैसे निकालेंगे, m3, हाँ अब हम कहेंगे भैया ये दोनों मिला के एक सिस्टम बन गया, अब इन दोनों का मिला के एक मास जो कि इस तरफ लटक रहा है, और इन दोनों का मिला के वो मास, अच्छा बिना सॉल्व किए बताओ m3 की वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी, इससे देखना चाहूंगा, मतलब इन दोनों के मास से, हाँ मतलब इन दोनों का मिला के जो मास बनेगा ना, कितना बना 0.2 ये और 0.1 ये, मतलब हो गया 0.3, ज्यादा आएगी, क्यों ज्यादा आएगी, क्योंकि इधर दूरी कम है इधर दूरी ज्यादा है, तो इसका मतलब इधर कम मास रहा होगा तभी तो ज्यादा दूरी लेनी पड़ी होगी ना, ज्यादा डिस्टेंस क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि इस तरफ का मास कम रहा होगा और उस तरफ का मास ज्यादा रहा होगा। अच्छा यहाँ ये जो मैं 10 से मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ ना, बिना उसके भी कर सकते हो, क्यों बोलो, जी से मल्टीप्लाई करे वगैरह भी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व, पर करना नहीं चाहिए, बेहतर तरीका ये है, क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ना कि मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर फिर भी मास से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर सेम आएगा, कारण क्योंकि जी इधर भी आएगा उधर भी आएगा, कट जाएगा हर बार, भाई जी इधर भी आएगा उधर भी आएगा, तो जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो बात समझ में आएगी नहीं। चलो जी अब आ जाते हैं m3 निकालने के लिए काम करते हैं, तो m3 के लिए क्या कहेंगे 4 बार CD वाले बार के लिए या CD वाली रॉड के लिए क्या होगा, ये जो CD वाली रॉड है इस पे इस तरफ कितना हो गया, आप ऐसे ध्यान लगाओ ना यार, इस तरफ हो गया मिला जुला के कितना 0.3 kg, बोलो हो गया कि नहीं, और उस तरफ हो गया कितना m3, अब की बार बिना वेट में बदले ही निकाल के देखते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका क्या m3, ये कितनी है दूरी, ये आपकी है 25 और वो कितनी है 15, ठीक है ना, देखो ये वाली हो गई आपकी 25 और ये हो गई 15, बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं, बस अब क्या कहेंगे, नहीं कुछ जरूरत नहीं, बोलो क्यों, पहली बात तो मैं कह रहा हूं ये बहुत जरूरी है कि फोर्स में बदलना चाहिए इसको, अगर आप इसको फोर्स में नहीं बदलते बेहतर नहीं है, वे आंसर सही आ जाएगा, नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन बेहतर वे यही होता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं ना कि मोमेंट ऑफ मास निकाल रहे हैं, क्लियर है इतनी बात, तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, पर भैया ये आप सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं बदल रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारे सामने कि हम सेंटीमीटर को मीटर में बदले, हमारा जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में, इधर भी 60 सेंटीमीटर उधर भी सेंटीमीटर, कैंसिल ही हो जाएगा, वैसे भी तो m2 निकालना था किलोग्राम में आ गया आंसर, नहीं समझे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, समझ गए ना, हो ही जाएगा वो, तुम बदल के भी करोगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है बहुत अच्छे। अब बताओ कितना आएगा 0.3 इंटू 25 बराबर m3 इंटू 15, बस हो गया काम, नहीं 0.3 समझ गए ना, ये कितना हो जाएगा बताओ 7.5 बराबर 15 m3, 15 को नीचे ले जाएंगे 7.5 अपॉन 15 बराबर m3, इसको 0.5 kg, 0.5 kg, बोलो बात समझ में आएगी नहीं, मैंने क्या पूछा था तुमसे, बताओ इसका मास ज्यादा होगा या कम होगा, अपने आप ही ज्यादा गया, उन दोनों का मिला के 0.3 kg है, इसका अकेले का कितना है 0.5 kg है, इस चिड़िया का मास यहाँ चिड़िया बैठी हुई थी तो यहाँ पर इसका मास अकेले ही कितना है 0.5 kg, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब ये बता दो बस मुझे m4 निकाल के तुम, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से और m4 निकाल के मुझे बता दो तो मुझे मजा आ जाएगा। हाँ कम होगा, पहली बात तो कम आएगा, वो तो कंफर्म है, क्योंकि उधर से दूरी क्या है ज्यादा है, जिधर से दूरी ज्यादा होती है उधर से वेट कम हो जाता है, ठीक है ना।
हाँ 4 आएगा, 0.2 नहीं आएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो, 0.4 आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस पूरे को मिला के बोलो ना, M1 M2 M3 को जोड़ लो एक साथ। आ रही नहीं समझ में आ गया बच्चे? कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है? तो वहाँ क्यों जा रही होते हैं कोने में? इतने कोने में बैठने की जरूरत क्या है? यहीं बैठना था ना, बेहतर रहता। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, क्या बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। सबसे पहली बात ये वालों, ये बताओ ये समझ में आएगी नहीं? तुम्हें सिंपली कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो, देखो ऐसे समझो, ये रॉड है, ठीक है, मैंने इस रॉड को ऐसे यहां लटका दिया कहीं धागे से ऊपर, ठीक है ना, कि सुई से धागे से लटका दिया। अब यहां पर एक मास लटकाया और यहां दूसरा मास लटकाया। पहले तो तुम मुझे बस इतना कॉन्सेप्ट बताओ कि अगर मैंने इधर से डिस्टेंस कम रखी और इधर से ज्यादा रखी और ये रॉड फिर भी बैलेंस है, तो इसका सीधा मतलब निकल के आता है कि कम दूरी वाले की तरफ ज्यादा फोर्स लटकाया गया होगा और ज्यादा दूरी वाले की तरफ कम फोर्स लटकाया गया होगा, क्योंकि इसका कम भी मिलाकर उतना मोमेंट दे देगा जितना उसका ज्यादा देगा। समझ में आ रही बात ना? पक्का? तो अब मैंने यही तो बताया कि यहां ये लटकी हुई है चीज, तो इधर वाला जो ये मास है ना 0.1 इंटू 40, मतलब ये क्या हो गई, इस मास की इस पॉइंट से क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 0.1 इंटू 40, क्लियर, इक्वल होना चाहिए किसके, m2 इंटू 20 के। तो 0.1 इंटू 40 बराबर m2 इंटू 20 कर दो, आंसर आ गया। आ गया? अब चूंकि ये वाली रॉड भी बैलेंस है, मतलब एकदम बिल्कुल ऐसे सीधी है, बैलेंस। अब अगर ये बैलेंस है तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर, यानी ये सारे के सारे मिला के, दो पूरा मिला के जितना भी वजन इस पे लटका हुआ है, वो क्या चाहेगा, इसको ऐसे झुकाना चाहेगा ना, ऐसे, यानी कि कौन सा मोमेंट प्रोवाइड करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो ना? तो फिर उसके अगेंस्ट में ये कैसा देगा, क्लॉकवाइज। तो ये बैलेंस रहेगा। अब बैलेंस तभी रहेगा जब इधर से मिलने वाला मोमेंट और इधर से मिलने वाला मोमेंट आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब बताओ समझ में आएगी नहीं बात? पक्का? तो इन दोनों का मिला के मास कितना हो गया था, 0.3। उसने बोला था इसके मास को नेगलेक्ट कर दो, रस्सी वस्सी इन सब के मास को नेगलेक्ट कर दो, बस केवल इनके मास को लेना है। तो m1 है 0.1, m2 आया मेरा 0.2, दोनों जुड़ के कितने हो गए, 0.3। तो m3 का मोमेंट आएगा कितना, 0.3। समझ गए ना? सो 0.3 इंटू डिस्टेंस 25। बेहतर होता है यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कराते, लेकिन 10 यहाँ और 10 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा अपने आप ही। फिर उधर क्या हो जाएगा, m3 इंटू इधर से डिस्टेंस कितनी है 15, तो बस m3 इंटू 15 क्या सॉल्व किया, यहाँ से m3 की वैल्यू निकल आई। अब बताओ कोई डाउट हो तो? अब जब ये m3 आ जाएगा तो मेरे बच्चे ये सारे को मिलाकर, ये जितना भी है ये, इस पूरे को मिला जुला करके जो आपका बना टोटल मास कितना बनेगा, 0.1 ये, 0.2 ये और m3 आया 0.5, तो 0.1 प्लस 0.2 0.3 और 0.5 0.8 आ जाएगा। 0.8 का मिला के जो मोमेंट बनेगा वही m4 इंटू 30 के इक्वल होगा। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ, 0.8 इंटू 15, 0.8 इंटू 15 बराबर उधर से कितना, m4 इंटू 30, m4 इंटू 30, 15 दूने 30, 2 को नीचे ले जाओ, बस आ गया काम। ये 2 नीचे ले जाओ तो m4 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, m4 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 0.8 अपॉन 2, कट के कितना आएगा 0.4 क्या किलोग्राम। लो जी हो गया काम। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें, समझ गए? पक्का? ठीक, अरे ठीक, ओके, जल्दी नोट करो। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। ये क्वेश्चन बढ़िया था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांस बने रहते हैं, क्योंकि टीचर की निगाह एक बार पड़ी ना अगर ऐसे क्वेश्चन पे तो उसको लगता है बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, उसको थोड़ी कुछ करना है, फोटो खींच के अपना वो पेस्ट कर देनी है हाँ, और बैलेंसिंग करनी है। सारा मामला बैलेंसिंग का ही तो है, सारा खेल किसका है, बैलेंसिंग का। क्लियर है? अच्छा बताओ तराजू में ये बीच में क्यों रखते हैं, फल में पकड़ने वाला बीच में क्यों रखते हैं, तभी तो बैलेंस होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम बेईमाना करना नहीं है किसी के साथ, करना नहीं है, लेकिन अगर किसी के साथ बेईमाना करना चाहते हो तो जिस तरफ बांट रखोगे उस तरफ से दूरी को कम रखना चाहिए ज्यादा। अगर बेईमाना कर रहे हो मान लो कोई व्यक्ति बेईमान है जो तराजू से तोल रहा है वजन को, तो जिस तरफ वो बांट रखता है उस तरफ से ये जो पकड़ने वाली डंडी है इसकी दूरी कम रखेगा ज्यादा रखेगा, बस हो गया, इसी में फंस गए तुम लोग, कम ज्यादा कम ज्यादा। सुनो दिमाग लगाते हैं। सपोज करिए कि आप किसी को 5 किलो के बजाय, चलो इसको मिटाता हूं पहले, है ना, देखो मान लो कि आप मिटा दो ना, ये तो हो गया होगा, ये डायग्राम ही तो बनाना था यार। सुनो
ना, ये तराजू बना दी मैंने, देखो ठीक है ना। आप मेरी बात सुनो ध्यान से, इस तरफ हम रख रहे हैं बाट, वजन रख रहे हैं हम कितना, 5 किलो। 5 किलो का मैंने यहाँ बट्टा रख दिया। जब मैं इस साइड 5 किलो का बाट रखूंगा तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भैया आराम से ईमानदारी से बंदा 5 किलो वजन तोल के दे रहा है, समझ में आ रही बात ना। अब वो 5 किलो के वजन को यहाँ पर मैं लेकिन देना चाहता हूँ, सपोज ऊपर वाले ने कही ऐसा नहीं करना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ किसी के साथ ऐसा नहीं करना है, कहीं ये ना हो जाएगी क्लास में यार क्या सिखा रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो ये क्या 5 किलोग्राम, मान लो देना चाहता है 4 किलोग्राम। अक्सर मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, अक्सर रद्दी वद्दी लेने वाले जो लोग होते हैं वो जनरली कलम मार देते हैं इसमें, ठीक है ना। वो जितना आप तोल रहे हैं ना, जितना आप तोलेंगे उससे उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से तोलते हैं, वो आपके हिसाब से नहीं तोलते। जाके देखोगे तो मामला इधर उधर मिलेगा जरूर। तो अभी बात सुनो, मान लो कि आप किसी को 5 किलो के बजाय 4 किलो वजन देना चाहते हैं और उसको एकदम दिखा के देना चाहते हैं एकदम ईमानदारी से कि देखो मैंने तुमने पूरा वजन दिया, इधर 5 किलो का बाट रखा है, इधर मैंने वजन रखा है पूरा, तुम्हारे सामने बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस करने के बाद अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, भाई बैलेंस हो गया, ठीक है, ओके, लेके चला गया सामने वाला, लेकिन वजन दिया कितना, 4 किलो। तो मैंने कहा मैं इधर कितना देना चाहता हूँ, 4 किलो। अब बताओ मुझे, अगर ये पूरी जो है, इस पूरी रॉड की जो लंबाई है मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है, तो बताओ मैं कहां पर वो लगाऊं ताकि ये जो मैं 5 किलो के बजाय इसको 4 किलो देना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा भाई यहां से कितना, बताओ यहां से कितना, x, मान लेते हैं यहां से कितना x। अब झगड़ा खत्म करो, अब मान लेते हैं कि यहां से कितना, क्योंकि हम तो मैथ्स कर रहे हैं, अब मैथ्स कर रहे हैं ना, अब दिमाग लगा के खाली नहीं करना है। तो मान लो कि इधर से कितनी दूरी पे लगा दूंगा, x। यहां पर मैंने इसके यहां ये पकड़ने वाली डंडी वंडी लगा दी यहां, ठीक है ना, ये पकड़ने वाला हाथ से, ठीक है ना। ये पूरी जो है वो इसकी कितनी है, बार बार कह रहा हूं, ये थी 50 सेंटीमीटर। बताओ अगर इधर से x है तो इधर से कितना होगा, बोलो 50 माइनस। अब बैलेंस दिखा रहे हो ना तुम सामने वाले को, तो ये डंडी बैलेंस कब होगी, जब इधर से मिलने वाला मोमेंट और इधर से मिलने वाला मोमेंट दोनों इक्वल होंगे। दोनों तो यही तो पलटा झुकता है ऐसे कि किधर पलटा झुक गया, जिधर का वेट ज्यादा हो जाता है उधर पलटा झुक जाता है, जिधर का वेट ज्यादा होता है उधर पलटा झुक जाता है। जिधर पलटा झुकता हम कहते हैं भैया इधर वजन ज्यादा है, बिना टेंशन के। ये हम चूंकि अपनी डेली लाइफ को देख देख करके सीख रखे हैं, लेकिन वो तभी होता है जिधर, अगर मैं कह रहा हूं जिधर पलटा झुक रहा है उधर ही वेट ज्यादा है, ये तभी कह सकते हैं जब बिल्कुल बीच में फलक्रम हो। फलक्रम मतलब ये पकड़ने वाली जो डंडी है वो बिल्कुल बीच में हो, तब तो मैं कहूंगा जिधर झुकाव है उधर वेट ज्यादा है और जिधर से उठ रहा है उधर वेट कम है। नहीं तो कभी कभी ये भी हो सकता है जिधर झुक रहा है उधर वेट कम ही होगा, कम होगा फिर भी उधर झुकता दिखेगा आपको। कुछ बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब अब यहां बताओ कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बताओ निकाल के जरा। अरे समझ तो गए होंगे कॉन्सेप्ट। अब मैं देखूंगा तुमको, कोई कह रहा था कम कोई कह रहा था ज्यादा, पता चल जाएगा किससे ज्यादा, ठीक है ना। तो ये आएगा 5 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू 50 माइनस एक्स, यही तो होगा। तो ये हो गया आपका 5x बराबर, बोलो कितना, 200 माइनस 4x। ये दो इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा 5x प्लस 4x बराबर कितना, 200। 9x बराबर 200, इसका मतलब x बराबर 200 अपॉन 9। ये कुछ पॉइंट में आ जाएगी जो भी आनी होगी, ठीक है। कितना, ठीक है 22.22। अब आप खुद सोचो 22.22 सेंटीमीटर होना चाहिए था कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे, लेकिन लगाया किधर पे हमने, 22.22। बताओ बाट वाली साइड से कम लेनी पड़ी दूरी या ज्यादा लेनी पड़ी, कम लेनी पड़ रही है। कारण क्या है, क्योंकि वजन हमने उधर ज्यादा रखा है तो हम चाहेंगे कम दूरी पे ही उतना मोमेंट मिल जाए, कम दूरी पे ही उतना मोमेंट मिल जाए जितना उधर 4 किलो। ये बच्चे सुनो ना, मैं क्या चाहता हूं, 5 किलो वजन उतना मोमेंट दे दे जितना 4 किलो वजन दे रहा है, समझे ना। या 4 किलो वजन उतना मोमेंट दे दे जितना इधर 5 किलो दे रहा है। तो 5 किलो का तो पक्का ज्यादा ही होगा, तो दूरी कम करनी पड़ेगी। और 4 किलो क्योंकि मास कम हो गया तो उधर से दूरी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने कई बार बता लिया कॉन्सेप्ट ना, अब इसमें क्या रह गया। अब बताओ पकड़ में आएगी नहीं बात। आपने खाली केवल 2.5 सेंटीमीटर शिफ्ट करना था, 22 कुछ बता रहे हो आप मुझे 22 के आसपास। तो इसी से आप लगभग आपने 2-2.5 सेंटीमीटर इधर उधर खिसकाया इसको, और 1 किलो का फर्क आ गया। सिर्फ 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लाने पे 1 किलो का डिफरेंस आ गया 5 किलो वजन में। समझ में आ रही बात ना, अभी क्लियर है। अब बताओ अब समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ भैया, जो मोमेंट ऑफ फोर्स पड़ रहा है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। समझ में आ रही बात ना, इस मोमेंट ऑफ फोर्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इतने में कोई डाउट है, श्योर, बहुत अच्छे। तो बस इतना मुझे लगता है काफी है यार।